वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम बात करने लगे हैं एसईओ की, जिसका शोर और गुल पूरे इस्लामाबाद में मचा है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं और आई होप सो कि ये जस्टिफाइड शोर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है इस इवेंट को होस्ट करना है। ऑल्सो होप कि पाकिस्तान इसको ज़रूर अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगा। बहरहाल जी, ये शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास जो कि आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। पाकिस्तान ऑब्वियसली होस्ट है। 8 ममालिक या 8 से 12 ममालिक के जो वज़राए आज़म इसमें शिरकत करेंगे, इंपॉर्टेंट रहनुमा डिग्नेटरीज जो इसमें शिरकत करेंगी। एसईओ सरबराही इजलास में मेज़बान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। उसके अलावा चीन के वज़ीर आज़म की बात की जाए तो वो हैं, इसमें रशिया के जो है वो वज़ीर आज़म है, काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडिया की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म पे शिरकत करेंगे और किर्गिज़स्तान की जो काबीना है उसके चेयरमैन वो भी हैं। ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान का वक्त भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। खैर, ये तमाम तर शख्सियात और ये वफूद इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ये इजलास होने जा रहा है। एग्जैक्टली मंगोलियन वज़ीर आज़म भी यहाँ पे शिरकत करेंगे, जो कि मुबस्सिर के तौर पे होंगे, वो मेंबर नहीं है एसईओ के। और इसी तमाम तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर वकार साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग। हमारी तो गुड मॉर्निंग आज बहुत ही ख़राब गुजरी है, क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं। ये बताइए कि दुनिया में जब कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या ये वैसे शंघाई कॉन्फ्रेंस को मैं बात करेंगे, लेकिन वैसे सवाल कर रहा हूँ, तो उनके बिजनेसेस ग्रो होते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरे का पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता है। सर, हम कोई वक्री दुनिया में रहते हैं, इसकी क्या वजह है? आई थिंक ये थोड़ी ज्यादती है। देखें, पाकिस्तान जिस मौजूदी सिक्योरिटी सिचुएशन से गुजरा है वो तो सबके सामने है। ये तो आई थिंक बड़ी सती सी बात है जी कि इस्लामाबाद को सिक्योर क्यों आप चाहते हैं कि डिसरप्ट हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई हंगामा हो। बिकॉज एक पार्टी ने कॉल भी दी हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान टेररिज्म फेस कर रहा है, लाइव टेररिज्म है। अभी चाइनीज इंजीनियर्स पे अटैक हुआ है 3-4 दिन पहले। तो उसमें आई थिंक जो सिक्योर करना, बिकॉज अगर आप एयरपोर्ट देखें, चाहे वो चकलाला एयरपोर्ट है, वहां से भी उन्होंने ट्रांजिट करना है, फिर उनकी रेजिडेंसेस। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिसाल दे दूं। दिल्ली में जब बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, ये बड़ा जरूरी है कि साउथ एशिया की बात कीजिए कंपैरेटिव एनालिसिस। तो 21 दिन लॉकडाउन किया था जब ट्रंप आया था। बाकी डेफिनेटली टूरिज्म के कुछ स्पॉट्स है, वहां पे ले जाया जाता है उनको, क्योंकि ये हमारा तो ज्यादा क्रिटिकल, हमारा लाइव इंडिया में शायद सिक्योरिटी का इतना इशू 21 दिन बंद रहा था। इंक्लूडिंग उन्होंने वो वॉल, वो एरिया जो अंडर डेवलप थे, उनके इर्द गिर्द स्क्रीनें लगा दी थी, यानी उनको बंद कर दिया। इस्लामाबाद में ये जरूरी था कि आपका खैर खैरियत से गुजरिया। फिर आपको पता है क्रिटिकल कॉल थी जो आज तक थोड़ी कंफ्यूजन है, शायद उन्होंने वापस ले ली जी, हो। वापस तो ले लिया, उसमें अगर मौखर हो गया। हंगामा होता है तो उसमें इंश्योर करना, आई थिंक मेहमानों की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। और आई थिंक इन हालात से जब पाकिस्तान क्लियरली निकल जाएगा, फिर डेफिनेटली चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आप दिफाई तज्जिया कर रहे हैं, तो अगर मैं ये पूछूं कि ये शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है, ये दिफाई एतबार से पाकिस्तान के लिए क्या किस तरह से मुस्तफीद होगा, क्या होगा? जी, इसमें आई थिंक 2-3 चीजें हैं नोट करने की। ये लास्ट डेफिनेटली होते रहते हैं। एक तो जो एससीओ का अपना डेमोग्राफिक और आप कह लें इकोनॉमिक वेट है, वो लोगों को पता होना चाहिए कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की। इसमें 32% ऑफ ग्लोबल जीडीपी लेट्स से अगर इनका एक्यूमुलेट किया इनके मेंबर्स के पास है, व्हिच इज ह्यूज। और इसको इवन अगर आप G7 देखें, उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है। फिर 60% ऑफ आप कह लें यूरोप एशिया की पॉपुलेशन है, 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है, हाँ और जी। बहुत बड़े ममालिक है। फिर ये कि रीजनली कनेक्टेड है और ऐसे टाइम पे हो रही है, 2 लड़ाइयां हो रही है। आई थिंक वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसका जो एजेंडा आया है उसमें आई थिंक डेफिनेटली सिक्योरिटी भी शामिल है। हम्म। अभी जो 2 बड़ी लड़ाइयां हो रही है, एक मिडिल ईस्ट में है जिसमें चांसेस हैं कि खुदा ना खास्ता वॉर एक्सपैंड करे तो आपके इकोनॉमिक और एनर्जी जो लेट्स से रूट्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। इस तरीके से एक यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में लड़ाई हो रही है जिसमें रशिया यूक्रेन की और पूरी नेटो बैक कर रही। तो हाँ जी। ऑल टोल्ड उसके अंदर आई थिंक रीजनल सिक्योरिटी चूंकि आई थिंक टॉप ऑफ द एजेंडा है, हम्म। इसमें वो उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बेसिकली समिट है। तो उस लिहाज से बड़ा क्रिटिकल है कि एक तो पाकिस्तान डेफिनेटली कैन प्रोजेक्ट के डिप्लोमेटिकली हमारा इतना प्रोविस है, हमारी इतनी कैपेसिटी का, हम इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़े अरसे बाद हो। दूसरा, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अक्टूबर में अगर आप देखें फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी क्यों हुई है। अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए, उसके बाद यू हैड बेसिकली रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए, फिर सऊदी डेलीगेशन आया इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड देन यू हैड आई थिंक उससे पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हैं। और तो इसका मतलब अक्टूबर बड़ा हैवी रहा है, विच इज वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के अभी बड़े हाई लेवल के लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें गैप है। दूसरा, एक परसेप्शन भारत ने जरूर बनाई थी, जिसमें टाइम हमारा मीडिया भी माशाल्लाह
पार्टिसिपेट करते हैं कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, कोई पॉजिटिव काम हो रहा हो उसके अंदर नेगेटिव जरूर हमने निकालना है। अभी वो कहते हैं जी हम आइसोलेटेड थे पाकिस्तान जो है, हालांकि अभी देखें इस वक्त भारत साउथ एशिया में टोटली आइसोलेटेड है, ना बांग्लादेश से बात करना चाहता है, ना नेपाल, ना श्रीलंका, ना मालदीव जो है। तो आई थिंक पाकिस्तान चाइना के साथ उनके होस्टाइल रिलेशनशिप है। इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मोदी साहब आ जाते, क्योंकि एससीओ का एक मैंडेट है, ये कोई मजाक नहीं है कि आप जिस मर्जी उसको भेज दें, कोई ऐसी मसरूफियत भी नहीं थी, अगर सारे वज़राए आज़म आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर जयशंकर साहब को भेजा, इनको वेलकम करते हैं हम लोग, और उम्मीद है कि इसमें आई थिंक भारत भी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। बाकी डेवलपमेंट का एजेंडा भी है, कनेक्टिविटी, जैसे मैंने कहा यू कैन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मॉस्को बाय रोड एससीओ के अंदर जो है, इस तरीके से ईरान से आप चाइना जा सकते हैं एंड यस। वाइस वर्सा। जी ठीक। अच्छा, इसमें बरगीर साहब पाकिस्तान के लिए क्या कुछ अहदाफ होंगे? पाकिस्तान यकीनी तौर पे जितने भी सरबराह होंगे उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अलग अलग से भी मिलेंगे, कुछ एमओयूज भी साइन होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या क्या पॉजिटिविटी होगी? स्पेशली अगर चाइना की बात की जाए तो चाइनीज़ प्रीमियम का भी विजिट है, उसमें कह रहे हैं कि सीपैक 2 की बात होगी, तो वो किस हद तक हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं तमाम तर मामला को? जी, चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर है उनका उनकी पार्टिसिपेशन आई थिंक दो लेवल्स पे, एक तो बायलैटरल विजिट भी है, क्योंकि वो आपको पता होगा एक दिन पहले आ गए थे, और कल जो है काफी एक्टिविटी रही, इसमें ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह था, तो सीपैक 2 की लॉन्चिंग की बात भी हो रही है। उसके अलावा जो है जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान ने आई थिंक जो देयर आर सर्टेन सिक्योरिटी इश्यूज आल्सो, जिस तरह चाइनीज इंजीनियर्स पे अटैक हुआ कराची में, उससे पहले भी हो चुका है, तो मेरा ख्याल कुछ जो कोऑर्डिनेशन है वो की जाएगी। एक और आई थिंक अच्छी चीज जो एससीओ फॉर्मेट से पहले भी शायद अभी डिस्कस होगी, वो अफगानिस्तान का इशू है, जी। बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान में जितना टेररिज्म है, अगर आप देखें 90% वो अफगानिस्तान से एमिनेट हो रहा है, चाहे वो ब्लोच नेसिस ग्रुप है, चाहे वो टीटीपी है, और इससे पहले मॉस्को फॉर्मेट हुआ है जनवरी में, सॉरी अक्टूबर के शुरू में, और 4 को उसका एलामिया मॉस्को में हुआ था। उसमें अफगानिस्तान के मुत्तकी साहब भी थे, और उनको बड़ा क्लियरली बताया गया जी कि आप जो टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद, उसमें नाम लेके इंक्लूडिंग बीएलए है या टीटीपी है, इसी तरीके से उससे पहले यूएनजीए की साइडलाइंस पे क्वाड्रिलेटरल इजलास हुआ था, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और रशिया का, अगेन अफगानिस्तान को स्नब किया गया था। तो एक रीजनल आई थिंक प्रेशर भी में अफगानिस्तान का फायदा भी है, बिकॉज अगर आप इंटीग्रेट होते हैं और टेररिज्म को आप साइड पे कर दें, तो डेफिनेटली अफगानिस्तान की अपनी एक बड़ी पोजीशन पर, हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, उसमें जोग्राफिक कनेक्टिविटी है, फिर 2 बड़ी पाइपलाइंस हैं जो अफगानिस्तान को फायदा दे सकते हैं, एक टैपी है, इसी तरीके से सीपैक का लेटरल जो ऑफर है अफगानिस्तान को कि अगर आप शामिल होते हैं हमारे साथ, तो वो भी ऑफर की जाएगी। तो डिप्लोमेटिकली भी सख्त आइसोलेटेड है अफगानिस्तान, आपको पता होगा कि ऑब्जर्वर स्टेटस है, लेकिन 2021 से अटेंड नहीं कर रहा, ना इस दफा उनको बुलाया उन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा वकार साहब, पाकिस्तान और भारत के हालात तो आपके सामने ही है, उनके दरमियान की कशीदगी वो एक तारीख है, पाकिस्तान और भारत और मकबूजा कश्मीर वाला मामला है। अब इस पे जयशंकर कह रहे हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि एससीओ के बाद भी कोई बायलैटरल टाइज में हम लोग बेहतरी नहीं चाह सकते, या एक्सपेक्ट कर सकते कि भारत फिर भी हरदर्मी पे ही कायम रहेगा? जी, ये देखिए 2014 से पॉलिसी रही है मोदी की, और मोदी का ना आना भी एक इंडिकेटर है। एक तो आई थिंक एससीओ के मेंबर्स को खुद सोचना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जब एपेक्स मीटिंग्स होती हैं, समिट्स होती हैं, एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की होती है, एक हेड्स ऑफ स्टेट्स की है, तो ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीन प्राइम मिनिस्टर शुड बी देयर। अगर मजबूरी हो, लेट्स से कहीं वॉर हो रही है और आप बिजी हैं, तो या उनका नाम एक इंडिकेट करता है कि थोड़ा उन्होंने डाउन प्ले किया है। दूसरा ये है कि एससीओ का जो ओवरऑल एजेंडा में टेररिज्म भी शामिल है, लाइक उनका एक रैट्स है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है which basically deals with terrorism, उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान भी कोऑपरेट करते हैं, एक्सरसाइजेस भी होती रही हैं एससीओ के फ्रेमवर्क में। फिर आप कहें कि एनर्जी है, उसके बाद एजुकेशन है, हेल्थ है, देन ज्योग्राफिक कनेक्टिविटी है, कॉरिडोर्स की बात है, और ये एससीओ का जो अभी एजेंडा इशू हुआ है 5 पॉइंट्स हैं उसमें शामिल है। तो डेफिनेटली अगर ये रीजनल फायदे की बात होनी है तो उसमें बायलैटरल चीजें भी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन भारत का चाइना के साथ भी बड़ा सख्त प्रॉब्लम है, आपको पता है 2020 में एक छोटी सी लड़ाई हो चुकी है, 2019 में हमारे थे, और फिर कश्मीर का जो उन्होंने किया है, आई थिंक 2019 से लॉकडाउन किया, फिर उसके स्टेटस बदला, कुछ चीजें आई थिंक बायलैटरल लेवल पे कुछ चीजें ठीक होनी है। भारत अगर कंफर्टेबल नहीं फील करता तो पाकिस्तान भी कंफर्टेबल फील नहीं करता, बट आई थिंक एससीओ के प्रीव्यू में रीजनल लेवल पे या रीजनल फ्रेमवर्क में डेफिनेटली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो खुशाइंद है, और मे बी लेटर ऑन रियलाइजेशन हो कि अगर आपने, और दो दोस्त हैं वो प्रेशर भी डालते हैं, लाइक रशिया चाइना वुड लाइक कि हालात आपस में ये बेहतर करें। और अभी मैंने बताया कि 2 लड़ाइयां हो रही हैं, उसमें मेरे ख्याल में रीजन को सोचना चाहिए कि आप जो है बजाय कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं, आप मसलों को बैठ के हल करें, और उसके बाद आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जाएं।
ठीक। अच्छा बरगेज साहब, मुझे ये बताइएगा कि रशियन डेलीगेशन भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। इससे पहले हमने देखा है कि रशिया का जो टिल्ट होता था वो इंडिया की तरफ होता था, लेकिन इंडिया मेरा ख्याल है कम्प्लीटली अपने आप को डाइवर्ट कर चुका है टुवर्ड्स यूएसए। सो वो कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और क्या पाकिस्तान की और रशिया की जो टाइज़ हैं वो आगे जाके हमें और मजबूत होती हुई नजर आएंगी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट और चीज़ों में, इवन अगर आप दिफाई अंदाज में कहें तो वहाँ पर भी हमारे कुछ टाइज़ बनेंगे? जी, मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ट्वाइस आई हैव बीन टू रशिया, और उसमें वहाँ पे ही बातचीत हुई थी जी कि उन्होंने डी-हाइफेनेट कर दिया है पाकिस्तान रशिया रिलेशन को विद पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, यानी आप कह लेंगे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। कुछ चीजें ऑलरेडी बड़ी बेहतर हैं, अभी ट्रेड जिस तरह है, उसके बाद एनर्जी में बहुत बड़े प्लेयर हैं, लाइक अभी नॉर्थ साउथ एक पाइपलाइन की भी बात हो रही है जो गल्फ से आके फिर पाकिस्तान में कराची से लाहौर तक आएगी, जिसमें रशिया की बड़ी जो कॉम लाइक गैसप्रोम वगैरह ने पार्टिसिपेट करना है, उस पे आई थिंक कुछ डेवलपमेंट हुई है। फिर टेलीकॉम में वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, टाइम लोगों को रियलाइज नहीं होता कि टेलीकॉम के अंदर भी रशियंस आर वेरी गुड। फिर उनको डेफिनेटली फ्रेंड्स चाहिए, लाइक अभी उनकी एक वॉर चल रही है, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टांस रखा है, पाकिस्तान ने कोई साइड नहीं ली। तो उसमें डेफिनेटली मल्टी अलाइनमेंट का टाइम है, और रशिया पाकिस्तान ट्रेड भी ग्रो करेगा, फिर कल्चरल जो है आप कह लें एफिनिटीज भी हैं। तो डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप, और मेरे ख्याल में भारत और उसका जो रिलेशनशिप है इम्पेज नहीं करेगा। कुछ मिलिट्री हार्डवेयर पहले भी आता रहा है, फिर मिलिट्री की एक्सरसाइजेज लाइक द्रुजबा में पाकिस्तान रशिया हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, एक दफा पाकिस्तान में होती है, एक दफा रशिया में होती है। तो बड़े अच्छी आई थिंक ग्रोइंग रिलेशनशिप है, और वहां पे बड़ी डिजायर है जो हमने फील किया था कि रिलेशनशिप को आगे जाना चाहिए। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो समिट हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट था, और क्या वाकई पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब करने में कामयाब हो जाएगा इसको? जी, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बड़ा इवेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, डिप्लोमेटिक हो, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक पैगाम तो जाता है। और चूंकि आप एससीओ के 2017 में पाकिस्तान भारत दोनों इकट्ठे मेंबर बने, और लास्ट टाइम जो भारत में समिट हुई थी वो वर्चुअल उन्हें करनी पड़ी थी, व्हाटएवर रीजन, वो ऑनलाइन हुई थी, उसमें लोग नहीं आए थे। शायद कुछ मजबूरियां होंगी। तो मेरे ख्याल में फिजिकल प्रेजेंट होना तमाम बड़े ममालिक के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का एक सेल्फ इज अ मैसेज। फिर मौका मिलता है आपको एक्सचेंज ऑफ व्यूज का, आगे जो चीजें हैं जिस तरीके से चलनी है। तो डेफिनेटली अभी आप देखें इस वक्त एससीओ समिट आप गूगल करके देख लें, इट इज वन ऑफ द टॉप न्यूज इन इंटरनेशनल मीडिया आल्सो। फिर साउथ एससीओ इज बेसिकली यूरेशियन ब्लॉक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन, तो कुछ लोगों को इसकी तकलीफ जरूर है, तो वो इस पे बड़ी गहरी नजर रखेंगे। ठीक हो गया। आप मेरे ख्याल है इंडिया को भी इस पे बड़ी तकलीफ है। हमने देखा है कि माजी में इंडिया की जानिब से एक सार्क का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था जो उसे तबाह किया। अब नरेंद्र मोदी का जिस तरह आपने जिक्र किया था वो नहीं आए। सो ये वज़ीर ख़ारजा को भेजना, ये क्या अपनी तरफ से वो पैगाम है कि वो सीरियस नहीं ले रहे एससीओ समिट को? इसमें आई थिंक पाकिस्तान से तो डेफिनेटली चिढ़ है। दूसरा, भारत जो है बैलेंसिंग जरूर करता है। आपको पता है कि इंडो पैसिफिक में दे आर इन एन अलायंस जो मिलिटरीली अगेंस्ट है, जैसे चाइना के, और इनडायरेक्टली अगेंस्ट रशिया। और अभी कुछ मैसेजिंग आपने देखी होगी, रशियन भी इतने खुश नहीं है, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर पे जब मोदी साहब यूक्रेन गए थे। तो भारत की भी दो पाँव, आई थिंक पाँव दो कश्तियों में है। इंडो पैसिफिक में जो क्वाड है, विच इज ऑलमोस्ट क्वासी मिलिट्री अलायंस है, उसमें शामिल है, ऑल दो क्लेम करते हैं जी कि नहीं है। तो एससीओ के अगर ऑब्जेक्टिव देखें, उसके अगेंस्ट है क्वाड जो है। सो यू कांट बी मेंबर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग उनका व्यू हो, लेकिन मल्टी अलाइनमेंट में ये चीज चलती है। लेकिन मे भी भारत अगर समझता है इसको फिजिबल कि वो उसको नहीं करना चाहते, तो आई थिंक दे विल आल्सो फेस सेम प्रॉब्लम इन अदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो यूरेशिया में होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, मौशी एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इससे इस इवेंट के बाद कहीं ना कहीं जाके स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ऐसा लगता है आपको? जी डेफिनेटली। इसमें एक तो होल्ड करना कॉन्फ्रेंस का इटसेल्फ, नंबर टू जो आते हैं, क्योंकि 2 दिन का इवेंट है, डेफिनेटली रीजनल इकोनॉमी की बात होगी, लेकिन यू कैन ऑलवेज हैव साइडलाइंस पे। अभी मुझे पूरा एजेंडा इसका क्लियर नहीं है। चाइना का तो डेफिनेटली है ही, 2 तरह का विजिट, एक बायलैटरल एक रीजनल है। तो इसमें आई थिंक जो बाकी मेहमान आ रहे हैं, डेफिनेटली डेलीगेशन साथ है, तो उसमें बातचीत भी होगी, और जो भी आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान का एक और बड़ा एडवांटेज है कि ह्यूमन रिसोर्स आपके पास बहुत ज्यादा है, एंड बाय एंड लार्ज देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी सख्त जरूरत है। रशिया को भी सख्त जरूरत है, इस तरीके से यूरोप है या बाकी इलाके हैं, तो उसमें पाकिस्तान कैन ऑलवेज ऑफर जो आपकी एक्सपर्टीज है। डेफिनेटली इसमें इकोनॉमिक फायदा भी होगा, और एक्चुअली जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका मेन मकसद तो इकोनॉमिक और रीजनल डेवलपमेंट ही थी, तो आई एम श्योर पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा।
थैंक यू सो चलिए, मच बहुत बरगीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एससीओ से इन डिटेल बात कर रहे थे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।